तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रेंजेस है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में फर्स्ट हम ये करते हैं ना, आपके पास एक डेटा है लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम डेटा के बेस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, और इसी ग्रुप्स इसके फिर हम क्लास इंटरवल रखते हैं। ठीक है, फिर विड्थ ऑफ इंटरवल इसको हम रखते हैं। तो अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो फिर फर्स्ट आप रेंज निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ऐसा करते हैं कि आप ग्रुप बनाते हैं और फिर हर ग्रुप में कितने लोगों को रखना है इसका एक फार्मूला है। बल्कि अ, यहाँ पे हम उसी का जो हम किस तरह ग्रुप बनाते हैं ना डेटा में, अब इसको समझिए। अब हमारे पास ये नीचे डेटा सेट है, ये वाला। अगर मेरा माउस आपको दिख रहा है ना, ये वाला 42 से शुरू होता है और 69। ठीक है, ये तकरीबन कितने, n इज इक्वल टू 30 पेशेंट। 30 पेशेंट हैं। अब हमने इसी से फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास 30 है। ठीक है, और डेटा भी इस तरह है कि वेस्ट है, मतलब ये है कि कोई सीक्वेंस में नहीं है। तो फर्स्ट जो ऑर्डर था वो हमारे पास क्या था, हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, अगर किसी को याद हो तो। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, हम इसको इससे रेंज निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा है, स्कैटर डेटा है। मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं कि भाई फुलर डेटा के एक है फिर पांच है। ठीक है, इस तरह अगर आप डेटा सेट देखें ना, 32 है, फिर 36 है, बीच में दो दो हिस्से या चार हिस्से मिस है, 33, 34, 35 ये मिस है। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि ऐसे डेटा के लिए हम ये नहीं कहेंगे भाई 32 की कितनी फ्रीक्वेंसी। ऐसे डेटा के लिए हम ग्रुप्स बनाएंगे कि एक ग्रुप हमने रखा कि भाई 32 और 40 के बीच में कितने हिस्से हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप ये बन गया, फिर एक ग्रुप ये बन गया, तो इसको फिर हम ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन ग्रुप हम किस बेस पे बनाएंगे इसको समझे। रेंज ऑफ डेटा, पहले रेंज ऑफ डेटा को हम निकालेंगे। डेटा डेटा range of data increase data will have to be grouped into class for making frequency table. Find range of data, range of data के लिए क्योंकि डेटा हमारे पास क्या है, अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो रेंज हम किस तरह निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमारे पास जो डेटा में सबसे बड़ा हिस्सा होता है उससे हम माइनस करते हैं सबसे छोटे हिस्से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं 71 माइनस 32 इज इक्वल टू 39। ये 71 कहाँ से आया, ये 71 इसी डेटा से है, यहाँ पे अगर आप देख लें। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये वाला। तो इससे हम माइनस करते हैं किसको, इस वाले को, 32। तो इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या आया, 39। हमारे पास मतलब ये है कि 39 रेंज आया। अब क्या करना है, डिसाइड नंबर ऑफ क्लासेस। अब कितने क्लासेस बनाने हैं, हमारे पास टोटल डेटा 30 है ना, तो क्लास हमने कितने क्लासेस बनानी है इसके, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेंज बिटवीन 5 एंड 15। ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास मतलब ये पॉपुलेशन आप कह लीजिए सिंपल कितना है। हमारे पास 30 है, और रेंज बिटवीन 5 एंड 15 का मतलब है कि आप किसी भी डेटा से क्लास बना सकते हैं 5 और 15 के बीच में। मगर ये इसका मतलब ये है कि आप तो या 5 क्लासेस बनाएंगे या 15। 5 और 15 के बीच में आपकी मर्जी है, 6 क्लासेस बना ले, 10 बना ले, 12 बना ले, 15। ठीक है, डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो 15 से आगे भी जा सकते, लेकिन अमूमन ज्यादातर इन दो इंचों के बीच में ही क्लासेस बनाए। ठीक है, अगर डेटा बहुत छोटा है तो फिर क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो अब क्लास तो चलो अब डिपेंड करता है आपके डेटा पे। हमारे पास यहाँ पे 30 डेटा है। ठीक है, कैलकुलेट द क्लास वेट। अब एक और इशू हो जाता है कि भाई ठीक है क्लास तो हम बनाएंगे लेकिन क्लास में कितने फिगर्स रख लें, 5 फिगर रख ले, 6 फिगर रख ले, 10 फिगर रख ले, कितने रख। इसका फार्मूला है, ये आप खुद से नहीं कर सकते। ये फार्मूला आपको बताएगा कि आपने कितने फिगर रखनी है क्लास में। तो क्लास वेट के लिए जो फार्मूला है ये वाला, रेंज डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज आप मालूम करोगे जिस तरह हमने इस डेटा का मालूम किया, वो 39। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्लासेस ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो 5 क्लासेस बना ले, आप चाहे तो 8 क्लासेस बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाए हैं, 8। 39 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 4.5। और 4.5 को अगर हम राउंड करें तो हमारे पास आ जाता है 5।
तो इसका 5 का अब क्या मतलब है? 5 का मतलब है कि आपने एक क्लास में 5 हिस्से रखने हैं, ठीक है। 5 हिस्सों का गैप आपने एक क्लास में रखना है। अगर आप 8 क्लासेस बनाएंगे तो आपका गैप 5 आएगा, ठीक है। अगर आप 5 क्लासेस बनाएंगे तो आपका गैप ज्यादा आएगा, 5 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट डेटा को हमने अरे किया, दूसरा रेंज निकाला, तीसरा हमने क्लास विड्थ निकाला। क्लास विड्थ को हमने जब रेंज को डिवाइड किया नंबर ऑफ क्लासेस पे तो हमारे पास ये 5 आया। और 5 का मतलब है कि आप एक क्लास में 5 ही हिस्से रखेंगे, ठीक है। आगे जाके आप मालूम हो जाए कि भाई 5 हिस्से कौन कौन से उन्होंने रखे। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए क्लास हमने कहा था कि भाई हमारे पास 5 आ गया था ना। तो अब देखो यहाँ पे 32, 30, 32, 33, 34, 35 एंड 36। तो 32 और 36 इनके बीच में 5 का डिफरेंस है ना, तो हमारे पास जो क्लास विड्थ है वो 5 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इस क्लास में कितने फ्रीक्वेंसी है? दो। दो किस तरह? दो हिस्से ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डेटा में वापस चले जाए ना, इस वाले 32 एंड 36, ठीक है। तो हमारे पास इस क्लास ये 32 एक आ गया और 36 दूसरा आ गया। तो इसका मतलब है कि सारे क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। सही है। इसमें एक बात को समझ लीजिए कि 32 और 36 के बीच में अगर आपके डेटा में जितने भी हिंस आएंगे ना, तो आप आगे वो लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो है, 33 अगर नहीं है, 34 नहीं है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर जो हमारे पास क्लास है 32 से 36 के बीच में, लेकिन अभी प्रेजेंट डेटा हमारे पास प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी सिर्फ दो है। अगर 33 होता, 34 होता, तो फिर हम यहाँ पे दो के बजाय चार लेते, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाए 37, 41, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इस तरह क्लासेस की फ्रीक्वेंसी हमने पहली बार सिंगल डेटा की फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि डेटा सर ज्यादा स्कैटर्ड है तो इसलिए हम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ले। जी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, जिनकी वॉइस क्लियर नहीं है ना, वो ऐसा करे कि क्वेश्चन को चैट में लिख दे। तो हमारे पास ये एज लिमिट है, मतलब ये डेटा है, ये एज चूंकि थी ना एग्जाम्पल में, दूसरी एज है, और हमारे पास इसकी ये फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब था जो हमने पहली फ्रीक्वेंसी बनाई थी वो सिंगल हिंसे के लिए थी। अब यहाँ पे हम पूरी क्लास की फ्रीक्वेंसी निकाल, और क्लास की फ्रीक्वेंसी जाहिर सी बात है आपके लिए रेंज होना चाहिए, आपका क्लास विड्थ होना चाहिए। आप ये डिसाइड करो कि कितने क्लासेस बनानी है, 5 और 15 के बीच। अच्छा। अच्छा, इंटरप्रिटेशन। अब इसके इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अगर 32 और 36 में के आगे टू फ्रीक्वेंसी है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब तो क्या आ गया इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन को लीजिए, फोर पेशेंट आर फॉलिंग बिटवीन द एज ऑफ 62 एंड 66। हमारे पास जो एक क्लास है ना 62 और 66, तो इनमें फोर पेशेंट आते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 62 ये वाला, ठीक है। 62 मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 60 और 66 ईयर के जो पेशेंट है ना इस डेटा में वो चार है। लेट मी टेक द क्वेश्चन। 32 36 मिड में डिजिट देखने हैं, जबकि वो हमारे फ्रीक्वेंसी में टेबल में। अच्छा, सादिया, ये सा है ना जिस तरह मैंने बताया कि 32 और 36 के बीच में चूंकि हमने क्लास वेट 5 निकाला ना, तो इसके बीच में 5 हिंसे आते हैं डिफरेंस। लेकिन अगर आपके पास डेटा में जितने भी हिंसे प्रेजेंट हो ना, एक हिंसा प्रेजेंट हो, जाहिर सी बात है दो हिंसे है तो कम से कम दो ही होंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5, कम से कम दो। तो हमारे पास अभी दो हिंसे प्रेजेंट थे इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी दो रखी। अगर तीन, फॉर एग्जाम्पल 32, 36 के अलावा हमारे पास 33 था या 34 था, तो फिर हम दो नहीं लिखते, हम तीन लिखते या चार लिखते, ठीक है। तो जो आपके पास प्रेजेंट हो आपने वो लिखने होते हैं। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये क्लास इंटरप्रिटेशन है। आप किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन अगर यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे सब तीन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। तीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि भाई हमारे पास जो 42 और 46 ईयर के पेशेंट हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास तीन आई,
ठीक है, अगर आप इसकी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो 3 को डिवाइड करें 30 पे, तो आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पे। रिप्रेजेंट द रिलेटिव परसेंटेज to the total cases of any class interval. It is obtained by dividing the number of each class in interval by number of cases and multiply by 100. जिस तरह भी मैंने बात की, ठीक है, आपकी जो क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन पे, मतलब जितना सिंपल साइज था आपका, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, जिस तरह आप लोगों ने पहली निकाली थी वही रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस तरह अभी ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है आर एफ। तो आर एफ क्या है, यहाँ चूंकि अगर वहाँ चाहे वो पुराना वाला नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जीरो जीरो चिल्ड्रन 2 फैमिलीज के थे, तो अगर 2 को आप डिवाइड करेंगे 30 पे, तो आपके पास आ जाएगा 6.7%। 6.7% का मतलब है कि यहाँ पे टू टू 100 को अगर 30, जो ये बच्चे थे ना 30, आई थिंक 30 थे, 30 नंबर्स में 2 की वैल्यू है 6.7%। ठीक है, इस तरह जाहिर सी बात है 3 डिवाइड बाई 30 आपकी 10% आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, और मुझे इसकी जरूरत बताने की इसलिए नहीं है कि आप लोग इसको कर चुके हैं असाइनमेंट। अच्छा अच्छा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी वही सेम आएगी। अब यहाँ पे चूंकि ये सिंगल है ना, हमने क्लासेस की थी, बाकी सब क्लासेस में सिर्फ ये है कि आपको रेंज, विड्थ और क्लास नंबर ऑफ क्लास निकालने होते हैं, बाकी सेम चीज वही है, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, अब यहाँ पे देखिए 10 फैमिलीज है, 2 आर लेस देन 2 चिल्ड्रन, मतलब 10 फैमिलीज में या तो 2 बच्चे हैं या 2 से कम है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, अब अगर आप देख ले हमारे पास 2 चिल्ड्रन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 10 फैमिलीज में या तो 2 बच्चे हैं या 2 से कम, तो 2 से कम क्या आएंगे, 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 10, हाँ अच्छा, 21 फैमिलीज हैड लेस देन 5 चिल्ड्रन। 21 फैमिलीज यहाँ पे, क्योंकि टोटल फैमिली 30 ना, तो 21 फैमिलीज के या तो 4 बच्चे हैं या 4 से कम, 3 2 1 0। ठीक है, आउट ऑफ 30। अच्छा इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया कि किस तरह इस ये 29 का क्या मतलब है, 25 का क्या मतलब है, 30 का क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन। यस सर। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है कि रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन है मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप कर चुके हैं। ठीक है, अब ये डेटा है ना, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर एज पेशेंट, ये आई थिंक हम कर चुके हैं, ये वाला। इसकी भी सेम चीज आएगी यहाँ पे, अगर आप देखें ना तो हमारे पास वो क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ये 37 और 41 का फ्रीक्वेंसी है 3। इसका मतलब है कि वही 37 से लेके 41 के बीच में जो 5 हिस्से हैं ना, इसमें 3 हिस्से इन हिस्से हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी इसकी 3 रख ली। मुमकिन है कि इसमें 37 भी ना हो, 41 भी ना हो। ठीक है, 36, 38 होगा, 39 होगा, 40 तो 2 बार आया था, इसका तो हमने बताया था। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, कि आपने ग्राफ में किस तरह से डेटा को प्रेजेंट करना है। अनदर फ्रीक्वेंसी टेबल तो आपको समझ आ गया कि फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने किस तरह से रिलेटिव, कम्युलेटिव और ये फ्रीक्वेंसीज निकाली। अब हम आते हैं ग्राफ्स की तरफ, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो 3.5 4, मतलब आप कंसिडर कर ले कि भाई ये क्लास की जीपीए है। ठीक है, तो अब इसने इसको हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है ग्राफ के थ्रू। अनदर वे ऑफ समराइजिंग डेटा इज यूज ऑफ ग्राफ्स, गिव a nice overview of the essential feature of the data set, should be self-explanatory, descriptive, title, label, axis। अच्छा, अब हम आते हैं हिस्टोग्राम की तरफ, कि हिस्टोग्राम, बल्कि आप लोगों ने ड्रा भी किया था आई थिंक हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन।
The histogram graph, it display the data by using continuous vertical bars of various height to present the frequencies of the class. अब क्लास की फ्रीक्वेंसीज को प्रेजेंट करने के लिए फिर हम ये हिस्टोग्राम यूज करते हैं. इट इज यूज टू समराइज कंटिन्यूस डेटा. क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है ना, 3.5 है, 4.0 है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है. It consists of horizontal axis which depict the class interval. हॉरिजेंटली हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, एंड वर्टिकल एक्सिस विच डिपिक्ट द फ्रीक्वेंसी, और वर्टिकल रीजन में फ्रीक्वेंसी होगी. इसको आप टेबल के थ्रू कर देख लो, ठीक है. ये क्लास वो है, क्लास इंटरवल है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. और यहाँ पे क्लासेस सैलरी थाउजेंड्स, मतलब ये टेबल है जिसमें सैलरीज थाउजेंड्स में है. 0 से लेकर 10,000 तक कितने एम्प्लॉइज सैलरी ले, तो इसका ग्राफ यहाँ तक आता है, ठीक है. इस तरह 11 से लेकर 21 के बीच में ये दूसरा क्लास है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 300 एम्प्लॉइज इस तरह है जो 11 और 21,000 के बीच में सैलरीज लेते हैं. इस तरह 32, 22, 32. तो ये क्लास की क्या है, क्लास इंटरवल है ये वाला, और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाला वर्टिकल, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. तो ये हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम है. अच्छा, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फर्क ये है ना कि हिस्टोग्राम में ये जो कॉलम्स है सारे, ये एक दूसरे से मिले हुए, जिस तरह ये लाइन जो है इन दोनों के बीच में है, दोनों की लाइन हम कंसिडर करते हैं. बार ग्राफ में ये होता है ना, बार ग्राफ में ये ग्राफ अलग होगा, ये वाला अलग, ठीक है, आगे आ जाएगा अभी आप. तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है, और ये हिस्टोग्राम है. स्पेशली क्लासेस जब हम बनाते हैं तो इसीलिए हिस्टोग्राम को ज्यादातर यूज करते हैं. Another commonly used type of graph used to display continuous data is frequency polygon. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक ग्राफ है जो कि यूज होता है कंटिन्यूस डेटा के लिए. सुपीरियर टू हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम से सुपीरियर होता है डेटा प्रेजेंटेशन कैन कंपेयर टू फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन. और ये दो फ्रीक्वेंसीज को एक साथ कंपेयर करने के लिए यूज होता है. अगर आपने हिस्टोग्राम को देखना हो ना, इसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी ये वाली, ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, इसमें सेम टाइम पे हम दो फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये हिस्टोग्राम से सुपीरियर है. फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम कॉलम्स टॉप्स. हिस्टोग्राम के हर कॉलम के टॉप में जब एक टॉप एक दूसरे से हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अब ये देखो, वही ग्राफ है सैलरीज वाला, ये इनकी टॉप है, इस टॉप को हमने मिला इस डेटा की टॉप से, ठीक है. तो अगर आप देख लें तो इन सब की टॉप जो है वो एक लाइन के थ्रू मिले हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अब चूंकि इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें एक और क्लास भी आप रख लें, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो उसके लिए लाइन इस तरह बनेगी, ठीक है. तो इसमें हम दो फ्रीक्वेंसी को, जिस तरह क्रिकेट स्कोर होता है ना, क्रिकेट स्कोर के लिए जो ग्राफ यूज होता है वो आप कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. एक टीम का स्कोर दूसरे के साथ मैच करने के लिए वो दो लाइंस जाते हैं, अगर आपने टीवी पे देखे हो, ठीक है, तो वो भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. अच्छा, बार ग्राफ, बार चार्ट तो आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले. Convenient graphical device that is used for displaying nominal or ordinal data. ये याद रखिए, बार ग्राफ सिर्फ हम उसके लिए यूज नहीं करते, मतलब ये है कि ज्यादातर यूज होता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा. एग्जांपल जेंडर, एथनिसिटी, ट्रीटमेंट कैटेगरी, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है. हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस के लिए तो हमने कौन से ग्राफ यूज किए, हिस्टोग्राम यूज किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज किया, ठीक है. लेकिन डिस्क्रीट डेटा के लिए आम तौर पर हम बार ग्राफ यूज करते हैं, या क्वालिटेटिव डेटा के लिए जेंडर, एथनिसिटी, ठीक है, इसके लिए हम बार ग्राफ यूज करते हैं. अब यहाँ पे देख लें, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन पाकिस्तान 93 से लेके 2001 के बीच में नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर कितने थे.
तो अब नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर को अगर आप लोग देख लेना तो हमारे पास ये कौन सा डेटा है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, कौन सा है? क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट है, वेरी गुड। ठीक है, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर तादाद में होंगे ना, या तो 10,000 होंगे या 20,000 होंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी टू भी मेंशन है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1993 में कितने थे, 50,000 से ऊपर, मतलब ये है कि कोई 56,000 थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें 94 में थोड़े कम हो गए हैं, 52 53 पे आ गए हैं। सही है, तो अब इसको अगर आप देख ले तो आपको अंदाजा होगा कि भाई हमारे पास जो पुलिस ऑफिसर है ना 93 और 2001 के बीच में, 2006 1996 तक तो ये तकरीबन डिक्लाइन होते गए, लेकिन फिर इंक्रीज होते गए इनकी तादाद, और इसके साथ साथ चोरों की तादाद भी ज्यादा हुई। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन सा ग्राफ है, ये है हमारे पास बार ग्राफ। डिस्क्रीट डेटा, इसके अलावा नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज होता है, इसके कॉलम अलग अलग है देखो। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का या हिस्टोग्राम का कॉलम जो है वो एक दूसरे के साथ लगे हुए। अच्छा, और फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, ठीक है, ये एग्जांपल है। अभी ये भी कौन सा ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है या हिस्टोग्राम है, कौन सा ग्राफ है ये आप लोगों को क्या हो गया, ये है हमारे पास नॉमिनल डेटा। ठीक है, अब किसी का आइसक्रीम चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं, ठीक है, वेनिला सबसे कम है। अब ये सर्वे हुए हैं, सर्वे में किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को वेनिला पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, ये नॉमिनल डेटा है। नेम हम नहीं दिए ना कि भाई चॉकलेट सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी सबसे, अब इसकी नंबर निकालेगा ना कि भाई कितने लोगों ने चॉकलेट खाए, कितने लोगों ने, तो फिर ये आपके पास आ जाएगी डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीपल है, तो नंबर ऑफ पीपल तो डिस्क्रीट डेटा है। इस तरह इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप मैच करें, 5 लोग, 5 लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है, 9 लोग या 9 चॉकलेट पसंद करते हैं, इस तरह 7 जो है वो स्ट्रॉबेरी। तो ये क्या है, ये अगर आप इस डेटा के थ्रू निकालेंगे ना तो फिर ये आपका बन जाएगा डिस्क्रीट डेटा। वैसे ये डिस्क्रीट है वैसे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मेंशन, तो अगर फ्रीक्वेंसी मेंशन है तो इसका मतलब है कि भाई ये डिस्क्रीट डेटा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है तो फिर आप कहें कि भाई ये नॉमिनल डेटा है। और ये ग्राफ जो है ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ के दो उसूल आप समझ लीजिए कि एक तो है हम डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज करते हैं, या फिर हम ये नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज। अच्छा, पाई चार्ट, अब हम आते हैं कि भाई पाई चार्ट इज अ वे ऑफ समराइजिंग सेट ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा सॉरी, क्वालिटेटिव क्या परसेंटेज निकालते हैं हर डेटा। This type of chart is circle divided into a series of segments. Each segment represents a particular category. The area each segment is in the same proportion of circle as the category as in the total data set. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फेवरेट मूवीज इन अ क्लास। ठीक है, कि क्लास की सर्वे की गई, तो लोगों के फेवरेट मूवीज को कैटेगराइज किया कि भाई किसी को कितना परसेंट कौन सी मूवीज पसंद है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये कौन सा डेटा होता है, ये नॉमिनल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये परसेंटेज मेंशन है ना तो जाहिर सी बात है परसेंटेज पे हम नॉमिनल नहीं कह सकते, ये पे आ जाएगा आपका डिस्क्रीट डेटा। ओके। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज मेंशन में ये वैसे आपको एक सर्कल दिया गया कि भाई हाफ लोग 50% लोगों को ये पसंद है, 50% लोग पसंद है। ठीक है, लेकिन 50% अगेन परसेंटेज है तो ये, लेकिन अमूमन ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है, नॉमिनल या ऑर्डिनल के लिए। समटाइम डिस्क्रीट के लिए भी हम यूज होता है। अब ये जो आपके सामने है ना ये परसेंटेज में है, और परसेंटेज जाहिर सी बात है ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है, अब अच्छा ये भी म्यूजिक है, 4 to 19, 14 to 19 अडल्ट से यंग, उनकी सर्वे की गई।
तो अगर आप यहाँ पे देख ले 50%, 50% का मतलब है कि भाई हाफ लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद था, रैप म्यूजिक, बाकियों को 2%, 10%। तो ये भी आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा। अच्छा, अब ये देखो, ये स्नो वाला, ये स्नो वाला कौन सी डेटा में आता है? यस, नॉमिनल में आएगा, वेरी गुड। ठीक है, 10% लोगों की यस थी और बाकी की नो थी, तो ये नॉमिनल में आता है। एग्जाम्पल आप, स्टूडेंट एंड फैकल्टी रिस्पॉन्सेज टू कॉल स्केड्यूल अडॉप्टेड स्टूडेंट यूनिफॉर्म, ये स्टूडेंट यूनिफॉर्म यूज करना चाहिए या नहीं। 10% लोगों का रिस्पॉन्स था कि यस, और बाकी 90 का था कि नहीं। अच्छा, इसमें और क्या है, आइडेंटिफाई द ग्राफ। अब ये कौन सा ग्राफ है आप लोगों के ख्याल में? देखिए, आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कंट्री, कुछ कंट्रीज है उसके नंबर ऑफ मैचेस है। ठीक है, कंट्री ए 15 और 32, और 15 के कलर को देख ले, 15 का मतलब वोन, 32 का मतलब लॉस्ट। मतलब इस कंट्री ने जितने मैच खेले 32 लॉस्ट किए और 15 जीते। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ना, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ ना। मैच में हमारे पास कौन सा डेटा है, ये हमारे पास है विन या लॉस, कौन सा डेटा है? तो जॉइन है, कुछ ना कुछ जॉइन है। लेकिन यहाँ पे क्यों जॉइन है? क्योंकि यहाँ पे डेटा इस तरह है कि भाई कितने जीते हैं और कितने लॉस किए। ठीक है, असल में ये एक ग्राफ है, एक ये है, एक ये, एक ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। अगर ये सारे एक दूसरे के साथ नजदीक होते तो फिर आप कह सकते हो कि ये हिस्टोग्राम है, लेकिन ये बार ग्राफ। अच्छा, अब इसमें से पहचाने भाई कौन से ग्राफ है। ये वाला कौन सा है? अच्छा, हमारे पास 1 मिनट रह गया है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, चलो 1 मिनट में तो सकूँ। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये बार ग्राफ है, ये पाई चार्ट है, और ये वाला है, इसको हम बोलते हैं स्केटर ग्राफ, डॉट, डॉट प्लॉट या स्केटर ग्राफ भी इसको बोलते हैं।